नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हाजिर हूँ अपराध की एक और नई सच्ची घटना के साथ। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज की कहानी लखनऊ से है। लखनऊ में एक इलाका है स्कूटर इंडिया। इस इलाके में एक 24 साल की लड़की रहती थी, सीमा। अपने पिता के साथ ही रहती थी, जिनका नाम नरेश कुमार था। वैसे तो ये लोग उत्तर प्रदेश के ही सीतापुर जिले के पास एक खेराबाद गांव है, यहाँ के रहने वाले थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये लखनऊ में रहकर ये प्राइवेट इंडस्ट्री एरिया प्राइवेट नौकरी कर रहे थे और अपना घर चला रहे थे। और सीमा ने सीतापुर में ही इस कहानी से 1 साल पहले ही बीएससी में एडमिशन लिया था। अब एडमिशन के बाद कुछ ही समय के बाद कोरोना काल आ गया। अब सीमा ने कोरोना काल घर बैठे हुए फैसला लिया कि वो अपने पिता के पास लखनऊ जाएगी और अपने पिता का काम में हाथ बटाएगी और कुछ छोटी मोटी नौकरी करके पिता का साथ देगी। सीमा का एक छोटा भाई और एक छोटी बहन और थे, जो कि माता के साथ गांव में ही रहते थे। अब सीमा लखनऊ के लिए रवाना हो जाती है और अपने पिता के पास पहुंचती है और अब सीमा एक फैक्ट्री में नौकरी शुरू करती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है और अब इसे किसी ज्वेलरी की दुकान में नौकरी मिल जाती है। अब ज्वेलरी शॉप में इसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। अब अपने माता पिता की ज़्यादा मदद कर पाती है और अपने छोटे भाई बहन के लिए उनकी पढ़ाई के लिए पैसे भेजती है, क्योंकि आजकल की लड़कियां लड़कों से भी ज़्यादा माँ बाप की मदद करती हैं, जो कि सीमा भी कर रही थी। अब बस सीमा ऐसे ही छोटी मोटी नौकरी करती और अपने परिवार की मदद करती थी। अब 12 जून 2021 का दिन आता है। लगभग शाम का समय था। सीमा के पिता की शिफ्ट अलग अलग समय पर होती थी, कभी दिन में तो कभी रात में। अब इन दिनों में सीमा के पिता की शिफ्ट रात की चल रही थी और अब रात को नौकरी पर जाते थे, जबकि सीमा सुबह सुबह नौकरी पर जाती थी। अब आज 12 जून 2021 को सुबह सीमा अपनी नौकरी पर निकलती है और शाम को घर वापस आती है। अब शाम के 7:30 बजते हैं और सीमा अपने पिता के साथ ही होती है और अब सीमा के पिता अपनी ड्यूटी पर जाने की तैयारी करते हैं। सीमा अपने पिता का डिनर पैक करके देती है। अब पिता अपने काम पर निकलने से पहले बोलते हैं कि बेटी, तुम खाना खा करके सो जाना, कहीं भी बाहर घूमने फिरने मत जाना। पिता अपनी ड्यूटी पर निकल जाते हैं और अब कुछ ही समय बाद सीमा को माँ का कॉल आता है। अब माँ भी वही बोलती है कि तुम खाना खा के सो जाना, कहीं भी बाहर घूमने फिरने मत जाना। अब सीमा भी वही बात बोलती है कि ठीक है माँ, मैं सो जाऊंगी। अब फोन तो कट जाता है। अब अगली सुबह होती है। तारीख थी 13 जून 2021 की सुबह। सीमा के पिता घर आते हैं और देखते हैं कि सीमा घर पर मौजूद नहीं है और घर बाहर से लोग भी नहीं। ये सब देखने के बाद सीमा के पिता की पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और अब सीमा के पिता आसपास के पड़ोसियों से पूछते हैं तो उनको भी पता नहीं रहता है कि सीमा कहाँ है। अब थक हार के सीमा के पिता सीमा की माँ से फोन पर बात करते हैं और बताते हैं, मैं सीमा को शाम को कमरे पर छोड़कर गया था, लेकिन जब सुबह आया तो कमरे पर बस कुंडी लगी हुई थी, ना ही लॉक था और सीमा कमरे पर भी नहीं थी। तो सीमा की माँ बोलती है कि गई होगी यहीं कहीं सामान लेने, आ जाएगी, थोड़ा सा इंतजार कर लो। अब सीमा के पिता बैठ जाते हैं और अब वक्त गुजरता है, लेकिन सीमा वापस नहीं लौटती। इसके बाद सीमा के पिता को चिंता होने लगती है। अब उनके मन में गलत गलत ख्याल आते हैं। किसी अनहोनी का डर भी था, क्योंकि लखनऊ में कोई ऐसा भी नहीं था जिसके पास सीमा जा सकती हो। अब ऐसे ही 2-3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन सीमा अभी भी वापस नहीं आती है। अब सीमा के पिता दोबारा से सीमा की माँ को फोन करते हैं कि सीमा अभी तक घर नहीं आई है। तो सीमा की माँ अब सीतापुर से लखनऊ के लिए रवाना हो जाती है। अब इधर सीमा के पिता भी पास के ही पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत करते हैं। पुलिस शिकायत दर्ज करती है, लेकिन समय बीतता जाता है। अब ना तो पुलिस को ही सीमा का कुछ पता चलता है, ना ही सीमा के घर वालों को कुछ पता चलता है। अब समय अपनी गति से दौड़ता जाता है। शाम हो जाती है। अब शाम के समय पुलिस को एक सूचना मिलती है और सूचना ये होती है कि पी परसंत गांव के प्रधान ने सरोजनी नगर थाने को एक सूचना दी थी और सूचना ये थी कि गहरू के जंगल में एक लाश पड़ी है, जिसकी उम्र लगभग 22 से 24 साल के बीच रही होगी। पुलिस फौरन घटनास्थल की तरफ रवाना होती है। वहां पर जाकर के देखती है कि एक युवती की लाश पड़ी हुई है, जिसके कपड़े बिल्कुल अस्त व्यस्त हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। जो मंजर था उसे सुनकर आपका भी खून खोल उठेगा।
गले में जो दुपट्टा था वो कसा हुआ था, जिसे देख करके ऐसा लग रहा था कि इसी दुपट्टे से इसका गला दबा करके इसकी हत्या करी गई है। पूरे शरीर पर जख्मों के निशान थे और आस पास में खून ही खून फैला हुआ था। अब पास में ही कुछ शराब की बोतलें पड़ी हैं, पानी की बोतलें पड़ी हुई हैं, कुछ गिलास भी रखे हुए हैं। देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ 2 से कुछ ज्यादा ही लोग रहे होंगे जिन्होंने यहाँ बैठकर शराब पी है। पास में ही उस युवती की लाश पड़ी है और फौरन ही इस घटना की सूचना पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर को दी जाती है। इसके अलावा वहां के DCP सोमेन वर्मा और बाकी के तमाम अधिकारियों को इस घटना से अवगत करवा दिया जाता है। मौके पर जितने भी पत्रकार थे, मीडिया थी, फोटोग्राफर थे, पहुंच चुके थे। फोरेंसिक टीम आ जाती है, डॉग स्क्वाड टीम आती है, सब अपना अपना काम निपटाते हैं, साक्ष्य उठाते हैं। पुलिस लाश को कब्जे में लेकर कागजी कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ नरेश कुमार की बेटी अभी भी लापता थी। अब जैसे ही पुलिस को ये याद आया कि नरेश कुमार की बेटी लापता है, तो पुलिस नरेश कुमार को इत्तला करते हैं कि ऐसे ऐसे हमें जंगल में एक युवती मिली है। तो जब नरेश तुरंत ही जिला अस्पताल पहुंचते हैं। अब तक सीमा की माँ भी लखनऊ पहुंच जाती है। अब ये दोनों जाकर के देखते हैं तो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, बोलते हैं कि हाँ, ये मेरी बेटी सीमा ही है। अब पुलिस इन दोनों को ही संभालती है और आश्वासन देती है कि जो भी कातिल होगा वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होगा। अब कुछ ही समय के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसे देख करके पुलिस का कलेजा भी कांप उठता है, क्योंकि सीमा के शरीर पर 15 से 20 घाव थे, जो कि बहुत ज्यादा तेज धारदार वाले हथियार के थे। एक घाव इतना गहरा था कि जब एक बार चाकू वार किया गया तो पेट को चीरता हुआ वो चाकू कमर को पार करके बाहर निकल गया, और जब वापस निकालने की कोशिश की गई तब चाकू अंदर की हड्डी के साथ अटक करके टूट चुका था। अब भी कोशिश की लेकिन वो टूटा हुआ चाकू बाहर नहीं निकला। इसी वजह से यह आखिरी वार था जो चाकू से किया गया। अब वो चाकू पोस्टमार्टम में बाहर निकाला जाता है। अब पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगा देती है और जितने भी CCTV फुटेज थे सब खंगाले जाते हैं, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिल पाती है। पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। अब अचानक से पुलिस को एक युवक आकर के बताता है कि मैंने रात 12 बजे 3 युवकों को बाइक पर सवार देखा था। उनके हाथों में शराब की बोतलें भी थी और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो जंगल की तरफ ही जा रहे थे। और अब पुलिस उस युवक से उनके चेहरे के बारे में पता करते हैं, लेकिन रात को ज़्यादा अंधेरा था तो वो चेहरा देख नहीं पाया। अब सीमा के पिता बेटी के सदमे में थे, लेकिन कुछ समय बाद जब सीमा के पिता सदमे से बाहर निकलता है तब पुलिस को एक चीज़ बताता है कि सीमा जब लखनऊ आई थी तो एक चप्पल की फैक्ट्री में काम किया था। तो तब सीमा की एक लड़के से दोस्ती हुई थी, उसका नाम मोहम्मद कैफ था। ये एक दूसरे से बात भी करते थे, तो हो सकता है कि उसका इसमें कोई हाथ हो। तब पुलिस सीमा के फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाती है, क्योंकि सीमा के पिता 7:30 बजे ड्यूटी पर निकले थे, लेकिन सीमा का फ़ोन 8 बजे बंद हुआ था। अब जो हुआ उसके बाद ही हुआ। अब डिटेल में लास्ट कॉल उसी मोहम्मद कैफ को की गई थी। अब पुलिस मोहम्मद कैफ को ढूंढती है, क्योंकि वो घर से गायब था। तो पुलिस मुखबिर लगाती है, अपने खबरी एक्टिव करती है और पुलिस की मेहनत रंग लाती है। मोहम्मद कैफ को पकड़ लिया जाता है और उसको थाने लाया जाता है। अब मोहम्मद कैफ जब थाने आता है तो 2 नाम और बताता है, विशाल ठाकुर और आकाश यादव। और ये नाम बताने के बाद वो कबूल भी करता है कि उसी ने सीमा की हत्या भी करी है। 2 महीने पहले उसकी सीमा से दोस्ती हुई थी, दोस्ती प्यार में बदली। इसके बाद वो बताता है कि मैंने सीमा की हत्या जरूर की है, लेकिन इसमें मैं अकेला नहीं हूँ। विशाल कश्यप और आकाश यादव दोनों ही मेरे साथ थे और दोनों के गांव हैं दरोगा खेड़ी और अमोसी गांव के रहने वाले हैं। पुलिस उन दोनों को भी उठाती है और थाने लेकर के आती है। अब तीनों को बैठाकर पूछताछ होती है। तो अब मोहम्मद कैफ कहानी सुनाता है और बताता है, जब सीमा ने चप्पल की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया तब उसकी मुलाकात मुझसे हुई और फिर हम दोनों दोस्त बने और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदली। और अब वहां का गार्ड भी सीमा को छेड़ने लगा। तब ये बात सीमा के पिता को पता चली। अब सीमा के पिता ने ये नौकरी छुड़वा दी थी। अब सीमा वहां से दूसरी जगह काम करना शुरू करती है, एक ज्वेलर्स की शॉप पर। और अब सीमा के पिता को लगता है कि मोहम्मद कैफ से उसका पीछा छूट गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब भी सीमा उससे बातें करती थी और दोनों मिलते भी थे और दोनों के बीच में कई बार शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। अब वारदात वाली शाम 12 जून की शाम आती है। मोहम्मद कैफ अपने दोनों दोस्तों विशाल और आकाश को बुलाता है और अक्सर ये दोनों
जंगल में जाकर के शराब पिया करते थे। उस रोज भी ये तीनों बैठकर शराब पी रहे थे। तभी मोहम्मद कैफ कहता है कि शराब पीने के बाद लड़की और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और शराब का नशा भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इस पर आकाश कहता है कि सिर्फ दिखने से क्या होता है, लड़की का होना भी तो जरूरी है। इस पर मोहम्मद कैफ कहता है कि तुम्हें नहीं पता, मेरे पास एक लड़की भी है, मेरी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम सीमा है। आज मैं तुम दोनों को उससे मिलवाता हूँ। और वो सीमा को करीबन 8 बजे कॉल करता है। सीमा के पिता 7:30 बजे ड्यूटी के लिए निकले थे। अब सीमा को कैफ फोन करता है और बोलता है कि तुमसे अभी मिलना है। तब सीमा मना करती है और बोलती है कि पापा मना करके गए हैं, मैं नहीं आ सकती। लेकिन बार बार अपनी प्रेमी के जिद करने पर वो टूट जाती है और मिलने के लिए हाँ कर देती है। और मोहम्मद कैफ सीमा को उसके घर लेने जाता है और अपने मोटरसाइकिल पर बैठाता है और जंगल की तरफ लेकर आता है और सीमा को बोलता है कि तुम्हारे पिता अब सुबह ही लौटेंगे और मैं तुम्हें बस 2 घंटों में वापस छोड़ दूंगा। अब तुम तुम्हारा फोन स्विच ऑफ कर दो। सीमा ने उसके कहने पर अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया। अब वो मोटरसाइकिल पर अपने प्रेमी के साथ बैठकर जंगल की तरफ निकल जाती है। जंगल में ले जाने के बाद पहले वो उसके साथ संबंध बनाता है और अब आकाश और विशाल भी पीछे से आ जाते हैं और ये दोनों मोहम्मद कैफ को बोलते हैं कि हमें भी यही सब करना है सीमा के साथ। लेकिन मोहम्मद कैफ मना करता है और सीमा भी इसका विरोध करती है। अब कुछ देर मना करता है और अब वो भी सीमा के ऊपर दबाव बनाना शुरू करता है, उसके दोस्तों के साथ भी यही सब करे। सीमा विरोध करती है। अब तीनों मिलकर इसे पकड़ लेते हैं। अब किसी तरह से सीमा इन तीनों को धक्का देकर वहां से कच्चे रास्ते पर भागना शुरू करती है। अब भागने से पहले सीमा की पीठ पर आकाश ने वार किया था और वो वार चाकू से था। अब सीमा घायल हो चुकी थी। अब वो लगातार कच्चे रास्ते पर भाग रही थी घायल होने के बाद भी। अब सीमा एक ईख के खेत में घुस जाती है और अब तीनों चिल्लाना शुरू करते हैं कि इसको मारना होगा, नहीं तो हम तीनों फंस जाएंगे। अब तीनों तय कर लेते हैं कि सीमा को मारना है, खत्म करना है। अब सीमा ईख के खेत से जब दूसरी तरफ बाहर निकलती है तो तीनों इसको पकड़ लेते हैं और एक के बाद एक इसके पेट में चाकू से वार करना शुरू कर देते हैं। सीमा का खून बहना शुरू होता है और ज्यादा खून बहने से सीमा की मौत हो जाती है। लेकिन अब भी इनको लगता है कि सीमा जिंदा है। इसके बाद सीमा के गले से दुपट्टा उतारते हैं और अब इसी दुपट्टे से गला दबाते हैं और अब सीमा पहले ही मर चुकी थी और अब ये यहाँ से भाग जाते हैं। आगे की कहानी आपको मालूम ही है। जब सुबह सीमा के पिता घर आते हैं, घर पर सीमा मिलती नहीं और अब हर जगह ढूंढकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और फिर किसी ने पुलिस को सूचना दी कि कोई लाश यहाँ जंगल में है और अब ये तीनों जेल की सलाखों के पीछे अपने कर्मों की सजा काट रही हैं। लेकिन अगर सीमा का प्रेमी मोहम्मद चाहता तो अपने दोस्तों को समझा सकता था, लेकिन उसने दोस्तों का साथ दिया, जबकि सीमा उस पर भरोसा करके ही उसके साथ इतने दूर जंगल में आई थी। लेकिन उसका भरोसा जब टूट गया होगा जब उसी के प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने को बोला होगा। आपकी इस सच्ची घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।